नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से आपने वीडियो का टाइटल देखा है, वीडियो का थंबनेल देखा है, तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ कि आप पे जो बेरोजगार भत्ता है उसका फॉर्म आप कैसे भर सकते हो। साथ में जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, मिनिमम जो एज क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहता है, साथ में जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए होते हैं आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड। उसी के बाद में आप में से कौन कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर एक तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। जो गर्ल्स रहती है उनको पेमेंट कितना मिलता है, जो बॉयज रहते हैं उनको कितना पैसा यहाँ पर दिया जाता है, साथ ही में यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है, और उसी के बाद में आपको जो एक तरीके से ड्यूटी वगैरह आपकी लगाई जाती है वो कहाँ पर लगाई जाती है। पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है, जैसे कि देख सकते हो, जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जैसे बीए से किया है, बीएससी से किया है, बीकॉम से किया है, या किसी ने बीएड किया है, तो ये सभी स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। एलिजिबल तभी होते हैं जैसे किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर बीएससी कर लिया, तो बीएससी के बाद में अगर वो आरएससीआईटी का जो एक तरीके से सरकारी कंप्यूटर कोर्स अगर वो कर लेता है तो वो यहाँ पर एलिजिबल रहता है। बाई चांस किसी ने अगर जैसे बीए कर लिया, बीएससी कर लिया और बीकॉम के साथ में अगर उसने आरएससीआईटी कर रखा है तो वो इस बेरोजगार भत्ते के लिए एलिजिबल होता है। अगर उसने बाई चांस आरएससीआईटी का कोर्स नहीं किया है, उसके साथ उसने जैसे बीए के बाद में उसने बीएड कर रखी है, तो भी वो एलिजिबल है। अगर बीएड के अलावा वो जैसे कोई आईटीआई वगैरह कर रखा है, पॉलिटेक्निक वगैरह कर रखा है, तो भी वो एलिजिबल रहता है। ठीक है, अगर बीए के बाद में वो बीएड कर लेता है तो एलिजिबल रहता ही है, और साथ में आरएससीआईटी कर लेता है तो वो सभी कैटेगरी के लिए एक तरीके से एलिजिबल रहता है। अब यहाँ पर कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर पैसा आपको किस प्रकार से दिया जाता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो ये फॉर्म भरे जाते हैं ये आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, और इनके जो फॉर्म भरे जाते हैं इनकी कोई एक डेट नहीं रहती है कि स्पेसिफिक कोई डेट नहीं रहती है इन सभी की कि आप उस डेट से लेकर उस डेट तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इनके रेगुलर 24/7 इनके जो फॉर्म है वो चलते रहते हैं, तो आप कभी भी अपना जो फॉर्म है वो आप लगा सकते हो। फॉर्म लगाने के लिए आपको एसएसओ आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो एसएसओ आईडी आपने अगर क्रिएट नहीं की है तो किसी मित्र वाले यानी नजदीक में जो आपको पास में जो ई मित्र है, ई मित्र पर जाकर आप जो अपनी जो एसएसओ आईडी है वो क्रिएट करवा सकते हो, और आप खुद भी अपने आधार कार्ड से या अपना जो जन आधार कार्ड है उससे आप अपनी एसएसओ आईडी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मेल को कितना पैसा दिया जाता है, साथ में फीमेल रहती है, फीमेल को कितना पैसा दिया जाता है वो चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, जो मेल कैंडिडेट रहते हैं उनको पर मंथ यहाँ पर 4,000 रुपए दिए जाते हैं, और साथ में जो फीमेल कैंडिडेट रहते हैं उनको पर मंथ मतलब कि 4500 रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर लगातार आपको 2 साल तक यहाँ पर बेरोजगार भत्ता आपको मिलता है। अब देखो, अगर 2 साल तक मिलेगा तो फीमेल के लिए 1 साल का 54,000 आपका हो जाता है, यानी कि 1,08,000 आपका 2 साल में टोटल आपको पैसा मिलता है 1,08,000। उसी के बाद में जो मेल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको एक तरीके से 40,000 आपका पर मंथ एक तरीके से बनता है, तो आपका टोटल जैसे 96,000 के लगभग आपका टोटल पैसा है वो आपका रहता है। ठीक है, बाकी आप में से जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बेरोजगार भत्ता के लिए अप्लाई करते हैं, आप सभी ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, अब देखो, इससे पहले क्या होता था, आज से 1 या 2 साल पहले जब भी आप बेरोजगार भत्ता के लिए अप्लाई करते थे उसका जो फॉर्म वगैरह है, जब आपने फॉर्म वगैरह अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद में जो आपका फॉर्म वगैरह अप्रूव होता था, उस अप्रूव होने में काफी ज्यादा समय लग जाता था। ठीक है, 2 महीने लग जाता था, 1 महीने लग जाता था, क्योंकि यहाँ पर एक सीट का एक पोर्टल सा रहता है जिसमें आपको क्या रहता है, जैसे मान लीजिए जैसे 100 स्टूडेंट को एक टाइम दिया जा रहा है बेरोजगार भत्ता, उसके बाद में आपका जैसे जब अप्रूव्ड होता था, क्योंकि वो स्टूडेंट रहता है, मतलब कि जो स्टूडेंट रहते थे पुरानी, उनकी जो लिमिट रहती थी 2 साल की, वो कंप्लीट होने के बाद में आपका जो बेरोजगार भत्ता है वो वहां पर आपका अप्रूव्ड हो जाता था। वहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार यानी लास्ट ईयर या उससे पहले ही आपके लिए ट्रेनिंग का सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आप किसी भी गवर्नमेंट दफ्तर में जाकर आप एक तरीके से आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वहां पर आपको 4 घंटे की रोजाना, संडे को छोड़कर 4 घंटे की आपको वहां पर ट्रेनिंग देनी होती है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट स्कूल हो गया, या कोई गवर्नमेंट मतलब कि दफ्तर हो गया, कोई ऑफिस वगैरह हो गया, या कोई ई मित्र हो गया गवर्नमेंट, तो वहां पर जाकर आपको वहां पर अपनी ड्यूटी वगैरह देनी पड़ती है। अब वहां पर आपकी अटेंडेंस लगती है, अटेंडेंस की जब आपकी सीट बनती है वहां पर, क्योंकि देखो, अगर आप किसी स्कूल में जाते हो और स्कूल में जाने के बाद में वहां पर आपका जो प्रिंसिपल रहता है
वो आपकी रेगुलर एक तरीके से जो उपस्थिति वगैरह लगाता है, तो इस उपस्थिति का आपका रिकॉर्ड लगता है। कैसे लगता है वो मैं क्लियर करता हूँ। उससे पहले आपको मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्लियर कर देता हूँ। देखो डॉक्यूमेंट्स में आपके कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं लगने वाले हैं, जैसे आपका फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट आपका हो गया, उसके बाद में आपका मूल निवास हो गया। मूल निवास के बाद में सबसे इंपोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपका वो है आपका आय का घोषणा पत्र या आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। अब देखो इनकम सर्टिफिकेट में आपके जो टीचर है, जैसे कि देखो कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे कि आपके आसपास में कोई गवर्नमेंट कॉलेज है जो हाई सेकेंडरी गवर्नमेंट कॉलेज रहता है, काफी प्राइमरी गवर्नमेंट, काफी जगह प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल भी रहती है और काफी जगह सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल भी रहती है। तो आपको सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल में जाना है और वहां पर काफी क्या रहता है, जो लेक्चर वगैरह रहते हैं उनको जैसे लेक्चर का पद वगैरह दिया जाता है, तो वो टीचर भी वहां पर आकर पढ़ाते हैं। 11th या 12th जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाते हैं। तो वहां पर आपको जाकर पूछ लेना और पूछने के बाद में जो लेक्चर रहते हैं, 2 लेक्चर के आपको वहां पर सिग्नेचर वगैरह लगेंगे, तो वो सिग्नेचर आपको स्वयं को ही वहां पर करवाना है। अगर बाकी ये सिग्नेचर आप किसी अदर टीचर से करवा लेते हो तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म वगैरह है वो आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको जब आपका आय का घोषणा पत्र आपका बन जाता है तो ये आपको जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीट रूप से भर जाता है। अब आप सभी छात्रों की जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर 21 साल से जो 35 साल के स्टूडेंट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी मिनिमम एज है वो आपकी 21 ईयर होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है आपकी वो 35 ईयर आपकी होनी चाहिए। जब आप SSO ID से अपना फॉर्म वगैरह है वो आप लगवा देते हो, जब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां पर अगर आप सबमिट करवा देते हो, सबमिट करवाने के बाद में जो आपका फाइनल एक तरीके से जो आउटपुट रहता है या एक तरीके से जो प्रिंट आउट रहता है, हार्ड कॉपी रहती है, वो हार्ड कॉपी आपको अपने पास में रख लेनी है। क्योंकि कुछ दिनों बाद में या कुछ महीनों बाद में, एक तरीके से अभी तो जो टाइम लगता है वो महीने लग जाते हैं, तो कुछ महीनों के बाद में जब आपका फॉर्म है वो अप्रूव होता है। क्योंकि देखो वहां पर सीटों की संख्या रहती है, वो जैसे मैंने फर्स्ट में भी क्लियर किया था, क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए जैसे आपसे पहले जो आपके जो सीनियर स्टूडेंट है जिन्होंने एक तरीके से पहले से ऑलरेडी फॉर्म के लिए अप्लाई कर रखा है, तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। जब उनका खत्म हो जाता है तो आपको वहां पर प्रायोरिटी दी जाती है। तो आपका जब फॉर्म अप्रूव होता है तो आपके वेरीफाइड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है कि आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो आपका अप्रूव हो चुका है। अप्रूव होने के बाद में आपको जिला रोजगार कार्यालय में आपको जाना होता है। वहां पर जाने के बाद में आपको अपना जो फॉर्म वगैरह है वो आपको वहां पर ले जाकर दिखाना होता है। उसके बाद में वो एक तरीके से आपको जो गवर्नमेंट स्कूल है, यानी कि जो भी आपका ट्रेनिंग के लिए आपका जो भी गवर्नमेंट दफ्तर है या कोई ऑफिस है या कोई गवर्नमेंट एक तरीके से हॉस्पिटल है या कोई गवर्नमेंट स्कूल है, जो भी वो अलॉट करते हैं आपको उसमें जाना होता है, आपको रेगुलर जाना होता है। वैसे तो देखो मैं आपको लास्ट में क्लियर भी करूंगा, अभी काफी स्टूडेंट क्या करते हैं तो वो मैं चीज क्लियर करूंगा। अभी आपको वहां पर रेगुलर जाना होता है, रेगुलर जाओगे तो वहां पर आपकी अटेंडेंस लगती है। जो आपका जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कूल आपको अलॉट हो गई तो उस स्कूल में आपको रोजाना 4 घंटे जाकर आपको बच्चों को पढ़ाना होता है। जो भी आपका मनपसंद सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाना होता है। पढ़ाने के बाद में आपकी वहां पर अटेंडेंस लगती है। जिस प्रकार से जो अदर गवर्नमेंट टीचर है उनकी अटेंडेंस लगती है, उसी प्रकार से आपकी भी अटेंडेंस लगती है और वो रिकॉर्ड आपका पूरा एक तरह से कंप्लीट हो जाता है। 1 महीने का जो आपका रिकॉर्ड बनता है अटेंडेंस का, वो आपको खुद को लेकर ई मित्र पर जाना होता है। क्योंकि जो आपकी SSO ID है वो आप खोलकर जो आपका पोर्टल रहता है, क्योंकि आपका खुद का एक पोर्टल बन जाता है जिस पर आप क्लियर कर सकते हो, मतलब कि आप चेक कर सकते हो कि आपकी स्कॉलरशिप मतलब कि आपका जो भत्ता है जो 4000 रुपए है वो आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आपके भत्ते में अगर कोई ऑब्जेक्शन हो रहा है तो वो सब कुछ वहां पर आपको क्लियर हो जाता है। उसी में सब कुछ पूरा पोर्टल आपका पर्सनल होता है, SSO ID के माध्यम से वो चीजें देख सकते हो। तो आपको वहां पर जाना होता है। आप किसी भी ई मित्र का सहारा लेकर, किसी भी मित्र वाले का सहारा लेकर जो अपना रजिस्ट्रेशन की मतलब कि जो आपकी अटेंडेंस की जो सीट है वो आपको वहां पर अपलोड करवानी होती है। तो कुछ दिनों बाद में जो आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में एक तरीके से ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी जो आपका अकाउंट होगा, देखो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसके साथ में आपकी बैंक डिटेल्स भी आपकी लगती है। बैंक डिटेल्स आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए, खुद के अकाउंट में ही आपका जो पैसा है, जो भी आपका बेरोजगार भत्ता का जो पैसा रहता है वो आपका आता है। ठीक है, उसके बाद में मैं क्लियर कर देता हूं आप सभी छात्रों को। अब देखो क्या है कि आप 1 या 2 दिन या 3 दिन आप जा सकते हो। उसके बाद में आपको किसी भी जो प्रिंसिपल है वो उससे आपको सेटिंग कर लेनी है कि आपको बोल देना कि सर मैं आपको इतने पैसे दे सकता हूं, आपको जो भी 500 रुपए है या 1000 रुपए है मैं आपको पर मंथ कितने पैसे दे दूंगा, आपको मेरी ओनली जो अटेंडेंस है वो सीट तैयार करके आपको मुझे
दे देनी है या वो मुझे भेज देनी है। आप वो अटेंडेंस शीट किसी मित्र वाले को भेज सकते हो, तो वो वहां पर रिकॉर्ड चढ़ा देगा और आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में डल जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस रहता है। बाकी देखो, अब हर कोई स्टूडेंट, अगर जैसे कोई स्टूडेंट गांव में रह रहा है तो वो स्टूडेंट तो एक तरीके से वहां पर रेगुलर जा सकता है, रेगुलर अपना जो ट्रेनिंग वगैरह है वो कंप्लीट कर सकता है। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो बेरोजगार भत्ता के लिए अप्लाई कर रखा है और उसको अपने नजदीक में ही गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल मिल चुकी है और वो जैसे अलवर रह रहा है, जयपुर रह रहा है या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो रह रहा है और रहकर वहां पर अपनी प्रिपरेशन या अपनी जो कंपटीशन एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए तो काफी इम्पॉसिबल हो जाता है वो चीज, यानी कि वो ट्रेनिंग वगैरह करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वो एक तीसरा तरीका निकालता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया। आपको किसी भी टीचर से आपको बोल देना कि सर मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, एक तरीके से बीच का रास्ता हो जाता है, जिसको आप सेटिंग बोल सकते हो। आप कर सकते हो 100%, 90% यहाँ पर स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने क्लियर किया आपको कि उस टाइम आपको 3,000 उस टाइम आपको 3,000 से 3,500 रुपए आपको प्रोवाइड किए जाते थे और वहां पर ट्रेनिंग वगैरह की कोई एक ऐसी इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं थे कि आपको ट्रेनिंग वगैरह करनी है। वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी। आपका जब फॉर्म वगैरह अप्रूव्ड हो जाता था बेरोजगार भत्ता का, उसके बाद में आपके लगातार 2 साल तक आपका एक तरीके से लगातार आपका पैसा आता रहता था। बाकी आपको 1 साल या कुछ महीनों के बाद में आपको अप्रूव्ड, एक तरीके से अप्रूव्ड होने के बाद में आपको सत्यापन वगैरह, वेरिफिकेशन वगैरह करवाना जरूरी रहता था। उसमें ये चेक हो जाता था कि जो स्टूडेंट एक तरीके से यहाँ पर भत्ता वगैरह ले रहा है कि ये खुद है या कोई और दूसरा है, यानी मतलब की जो फेक चीजें रहती है उनको एक तरीके से क्लियर करने के लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन वगैरह भी होता है। ठीक है, क्योंकि उससे ये भी क्लियर हो जाता है कि वो स्टूडेंट अभी फिलहाल है या नहीं है, वो चीजें क्लियर हो जाती है। तो इसी वजह से वहां पर वेरिफिकेशन वगैरह भी आपका 1 साल में होता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है बेरोजगार भत्ता का। बाकी आपका जो फॉर्म है वो रेगुलर रहते हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर फॉर्म नहीं लगाया है बेरोजगार भत्ता का, तो वो बेरोजगार भत्ता के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी तीसरा तरीका मैंने आपको क्लियर कर दिया। इस तरीके से आप मतलब कि स्कूल जाने से आप बच सकते हो। ठीक है।